हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडुटेरिया प्लेटफॉर्म। मैं उपासना सरीन आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के टॉपिक को कि भारत में नागरिकता क्या है, वह नागरिकता से संबंधित कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं या बवाल हैं जो हमारे कॉन्टेम्प्ररी टाइम में है। तो आप लोग सभी रेगुलर अपने राज व्यवस्था के टॉपिक्स को और मजबूत करने के लिए इन सेशन से बन सकते हैं। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा हमारे YouTube पे पहली बार आया है तो आप लोग सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ जो बच्चे कांस्टेबल या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए खाकी 2.0 का बैच है। और इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि सबसे पहली बात इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के ध्यान में रखते हुए ये बैच इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल डिजाइन्ड है। दूसरी चीज है आपको सभी अनुभवी प्रतिष्ठित शिक्षक ही मिलेंगे। तीसरी बात आपको A4 साइज क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि जिससे आप लोग रेगुलर बेस पे अपनी रिवीजन को और अच्छा कर सकें। फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे, कितना पढ़ लिया है, क्वेश्चन आप लोगों के सही हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या कोई डाउट तो नहीं है, इन सारी प्रॉब्लम के समाधान के लिए टेस्ट सीरीज भी है। 5 साल के सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। करंट अफेयर की ई बुक, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अधिक से अधिक बच्चों के डाउट रहते हैं और ये भी रहता है कि हम कौन सा पार्ट ज्यादा पढ़े या कौन सा पार्ट आएगा। तो अब आपको कोई भी समस्या को ज्यादा इस सेक्शन में देखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा एडिटोरिया आप लोगों के समाधान के लिए करंट अफेयर की ई बुक्स लेकर आया है। इसके साथ साथ डाउट सेशंस लिए जाएंगे और रविवार को वार्ता होगी आपके फेवरेट प्रवीण सर के साथ। तो चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं और इसके साथ साथ बस एक डेट आप फिक्स रख लीजिए कि आपको इस बैच को अटेंड करना है और ये डेट है 25 जुलाई की। तो खाकी 2.0 25 जुलाई मात्र 899 और ये सिर्फ वैलिड है 25 जुलाई तक। तो आप अपनी सीट अभी ही कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं आप सबसे एक ही क्वेश्चन है। हम सब आप सब इस देश भारत के नागरिक हैं। तो पहला क्वेश्चन है आखिर ये नागरिकता होता क्या है। बहुत से बच्चे अक्सर ये जवाब देते हैं कि नागरिकता का मतलब है जो व्यक्ति किसी देश की धरती पे जन्म ले, परंतु ये बात पूरे रूप से सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी धरती पे जन्म ले ले, या फिर क्या सिर्फ इतना ही काफी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं होलिस्टिक तरीके की और एक मैच्योर आंसर की। तो नागरिकता सिर्फ और सिर्फ किसी धरती पर जन्म लेने तक ही सीमित नहीं है, कई अन्य कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति नागरिक तभी कहलाएगा जब वो एक देश के सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभों से लाभान्वित हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, आप संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से नागरिक उसी व्यक्ति को कहेंगे जो किसी देश पे अपना वोट दे सकता है, जो उस देश में जन्मा है, जो उस देश के सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, जो उस देश में अगर सरकार कोई सुविधाएं दे रही है तो उन सुविधाओं से लाभान्वित हो सकता है, वह समाज के सभी सामाजिक नियमों व सामाजिक लाभों से लाभान्वित हो सकता है। जैसे अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। एक बात बताइए बच्चे, जब आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो आपसे कैटेगरी पूछता है, आपसे नागरिकता पूछता है, कॉलम में आप नागरिकता में इंडियन डालते हैं, फिर आपसे आरक्षण की बात करता है। तो ये जो SC ST OBC EWS आरक्षण है ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों के लिए है। ये विदेशियों को हमारे यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी देने के लिए प्रावधान नहीं है। तो ये सिर्फ आप लोग भारत के नागरिक हैं, इसीलिए ये प्रावधान, ये आरक्षण आप लोगों को दिया गया है। हमारे देश में वोट देने की व्यवस्था
सिर्फ आप लोगों के लिए है, किसी विदेशी के लिए नहीं है। कोई विदेशी डिसाइड नहीं कर सकता है हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक्स कैसा चलेगा। हमारे देश में टैक्सेशन सिस्टम की बात की जाए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश में जो सब्सिडीज दी जाती है वो भी हमारे देश के नागरिकों के उत्थान के लिए है। तो अब आपसे अगर कभी कोई भी पूछे कि नागरिकता का मतलब क्या है, तो नागरिकता पूर्ण व समान नागरिकता होती है जो किसी भी देश के किसी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से लाभों से लाभान्वित करती है। तो आप भारत में किन किन लाभों को प्राप्त कर चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रोविजन है, आखिरकार हमारा संविधान कहता क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग दूसरा आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधानों के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं क्या प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कहता है, जब देश का संविधान शुरू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 के समय बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, आखिर किसे नागरिकता दी जाए। तो उस समय पे कहा गया कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, जिसके मम्मी पापा भारत में जन्मे हैं, या फिर जो संविधान लागू होने से पहले 5 साल से भारत में रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत सभी देश के नागरिकों की आइडेंटिफिकेशन करके वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे, और हमारे देश में सबसे पहला सुचारित रूप से अच्छे तरीके से इलेक्शंस किया गया 1951 में। 1952 में भारत को पहली लोकसभा मिली, 1952 में भारत को राज्यसभा मिली। तो अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 6। आर्टिकल 6 कहता है, जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गए उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को चुना। आज आप अगर दिल्ली में विजिट करें, भारत के कई अन्य कोने पर भी आप लोगों को याद होगा, कोई व्यक्ति कहता होगा हमारे पूर्वज इस साइड के थे या पाकिस्तान की साइड से थे, पार्टीशन के बाद इस जगह पर आ गए। तो वो सारे के सारे लोग उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर भारत को अपनाया, तो भारत सरकार उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करती है अनुच्छेद 6 की तरफ। आर्टिकल 7 कहता है, वो लोग जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, क्योंकि अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो भारत छोड़कर पाकिस्तानी बनना चाहते होंगे, तो ऐसे लोग जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए परंतु उन्हें समझ में आ गया ये दुनिया मेरे काम की नहीं मतलब ये पाकिस्तान में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो दोबारा से वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए। तो उन लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रावधान होगा। तो उसके लिए सरकार कहती है आपको पाकिस्तान की तरफ से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि आप पाकिस्तान के नागरिक नहीं है और आप भारत के नागरिक है। तो आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान छोड़कर दोबारा भारत आ गए, तो उन लोगों को नागरिकता से संबंधित उनके लिए प्रावधान है। और इसके साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होगा और भारत में 6 महीने रहना होगा, तब जाके कैरेक्टर बेसिस पर उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर जो लोग, जो पीआईओ या ओसीआई है। अब पीआईओ क्या है? जो व्यक्ति विदेश में जन्मा है, मम्मी पापा विदेश में जन्मे हैं, दादा दादी विदेश में, पर कोई परदादा भारत मूल का निवासी है, तो उस आधार पे व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ के आधार पे बन सकता है। और ओसीआई का मतलब है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान को छोड़कर आप अन्य बाहर किसी भी अन्य देश में रहते हैं और साथ साथ आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको पूर्ण संपूर्ण नागरिकता नहीं मिलेगी, अपितु आपको नागरिकता मिलेगी ओसीआई वाली, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैडम ने 2 शब्द तो बोल दिए हैं, एक पीआईओ बोला है, एक ओसीआई बोला है, आखिर इन दोनों में क्या मतलब है और इनको कैसी नागरिकता मिली? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में कहता है, एकल नागरिकता के बारे में कहता है। तो
आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आइए अब इसको समझते हैं। बच्चे, जो भी व्यक्ति पीआईओ और ओसीआई के थ्रू नागरिक बनता है भारत में, तो उस व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता है, भारत का कभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। पर हाँ, वो व्यक्ति भारत में रह सकता है, भारत में इन्वेस्ट कर सकता है, भारत में प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, परंतु एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकता है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश की नागरिकता लेना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदेश से बहुत ज्यादा इन्फैक्चुएट हो जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं, तो उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य होता है कि बस हम विदेश के नागरिक बन जाएं। तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता छोड़कर, जो अपनी इच्छा से छोड़ रहा है और विदेश की नागरिकता ले रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसे कहते हैं समर्पण द्वारा नागरिकता को छोड़ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 कहता है, अगर नागरिकता को बनाए रखना है तो संसद ने जो कानून कहे हैं आपको उन सारे नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि आखिरकार नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान है या कोई भी कानून है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही इसकी शक्ति है इसे बनाए रखने की। तो संसद ही नागरिकता अधिकार अधिनियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 में संसद ने बनाया था और उसी के अंतर्गत ही अगर आप चलते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सिटीजनशिप का आखिरी आर्टिकल है। आर्टिकल 11 कहता है कि हमारे भारत में, क्योंकि आर्टिकल 5 से 10 तक तो वो आर्टिकल्स है जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, पर आर्टिकल 11 भारत का संविधान लागू हो चुका है। अब उसके बाद की बात करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी या किस प्रकार से व्यक्ति की नागरिकता खोई जाएगी, उसके प्रावधानों के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 11 सबसे पहले हम देखेंगे नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त होती है और 3 तरीके से नागरिकता खोई जाती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे आप तो फुल फ्लेड्ज नागरिक है, वह अन्य कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से नागरिक बन सकता है। तो प्रत्येक नागरिकों को ये चीज तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला है जन्म द्वारा। अगर कोई व्यक्ति भारत की धरती पर जन्म लेता है, अब आप लोगों ने सबसे पहले जब मैंने नागरिकता का क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों में से बहुत बच्चों ने यही आंसर दिया होगा या सोचा होगा कि मैडम जो भारत की धरती पे जन्म ले वो भारत का नागरिक। अब उस बात को पूरा करते हैं। सिर्फ भारत की धरती पे जन्म लेना काफी नहीं है, क्योंकि अगर कोई अफ्रीकन या कोई बांग्लादेशी या कोई पाकिस्तान अपने बच्चे का जन्म भारत की धरती पे करा दे तो वो बच्चा तो भारत का नागरिक हो गया। ऐसे तो भारत की जनसंख्या सुभान अल्लाह बहुत बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। कितना ही बिल लेकर आ जाओ वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्या करे संसद ने अब इसमें करा संशोधन। नागरिकता अधिकार अधिनियम सबसे पहला जन्म द्वारा क्या, अब ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति भारत की धरती पर जन्म ले वह जन्म लेते समय माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भारत के नागरिक हैं। वंशज द्वारा व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ है तो क्या भारत का नागरिक बन सकता है? सानिया मिर्जा, मान लीजिए बच्चे का जन्म पाकिस्तान में हुआ पर सानिया तो इंडिया की सिटीजन है, इस कारण से बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो मतलब अगर बच्चे का जन्म विदेश में हुआ तो बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है, यस। पर बच्चे के जन्म के समय मम्मी या पापा या कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। पंजीकरण द्वारा इसके अंदर आते हैं वो केस जिसमें पीआईओ और ओसीआई है, या फिर इंडियन पुरुष विदेशी महिला से विवाह कर ले, या फिर इंडियन कपल किसी विदेशी छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर ले, तो बाय रजिस्ट्रेशन आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। परंतु उसके लिए आपको 7 वर्ष व 3 महीने प्रति साल भारत में रहना होगा
विथ गुड कैरेक्टर, उसके बाद आपका इंस्पेक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिलेगी। देशीयकरण द्वारा नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का मतलब है अगर ऐसा कोई भी केस जो कि ऊपर के 3 केसेस में नहीं आता है, तो वो अन्य कोई भी केस जैसे इलीगल माइग्रेंट का हो गया या पड़ोसी राज्यों में से कोई भी भारत के अंदर आना चाहता है, तो वो सारे के सारे केसेस जो है देशीयकरण के अंदर आ जाएंगे। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल आपका टेस्ट लेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे 12 साल व प्रत्येक वर्ष 3 महीने रहना जरूरी है। और उसके बाद आखिरी में भूमि के अर्जन द्वारा अगर भारत सरकार ये रेफरेंडम के द्वारा किसी भी भारत से बाहर की टेरिटरी को अपने अंदर समाहित कर लेती है आर्टिकल 2 के अंतर्गत, तो वो टेरिटरी भारत की टेरिटरी होगी और उस टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब भारत के नागरिक होंगे। जैसे सिक्किम 35वां संशोधन अधिनियम 1971 के अंतर्गत सिक्किम को भारत के अंदर रेफरेंडम के द्वारा जोड़ा गया और सिक्किम के जितने भी नागरिक हैं वो सब भारत के ही नागरिक बन गए। तो मुझे पूरी आशा है नागरिकता कैसे मिलती है ये तो प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गया। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा आखिरकार ये नागरिकता खोई कैसी जाती है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। बच्चे, नागरिकता 3 प्रकार से खोई जाती है। सबसे पहला है समर्पण द्वारा। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता को खोना चाहता है, मतलब नहीं चाहता वो भारत का नागरिक बनना, तो बिल्कुल बाय रिनंसिएशन मतलब समर्पण आप कर सकते हैं अपनी नागरिकता का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे MF हुसैन, उन्होंने 2011 में भारत की नागरिकता छोड़ के कतर की नागरिकता को अपनाया था। ऐसे कुछ कुछ इंडिया के लोग भारत की नागरिकता को छोड़कर विदेशी नागरिकता को अपना लेते हैं। समापन द्वारा यदि आपने इंडियन सिटीजनशिप ली है, इसके साथ साथ आप कोई विदेशी सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, जैसे अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया, ब्रिटिशर या ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले ली, तो उस कंडीशन में भारत सरकार आपकी नागरिकता को रद्द कर देगा, क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता को ही अडॉप्ट करता है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं, जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से जम्मू कश्मीर की भी सिर्फ एक ही नागरिकता है। और आर्टिकल 370 जब था उस समय पर सिर्फ एक्सेप्शन पार्ट था कश्मीर के लोगों की दोहरी नागरिकता थी, एक कश्मीरी नागरिकता थी, एक इंडियन सिटीजनशिप थी। परंतु 2019 में जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही है। अब आगे बात करते हैं छीन लेना। अगर कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करता है या फ्रॉड का कोई हाथ पैर तो होता नहीं है, फ्रॉड किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए नकली पेपर बना लिए, या व्यक्ति को यहाँ पे 7 साल रहना है, 5 साल अच्छे से रहा, 2 साल वो तिहाड़ जेल में रहा, या फिर उसने कुछ इस प्रकार से देश की नेशनल सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाया, या कोई ऐसा भाषण दे दिया जिससे दंगे छिड़ गए हैं, तो उस कंडीशन में सॉरी टू से आपकी नागरिकता हमेशा के लिए छिन जाएगी, डिप्राइव कर देगी इंडियन गवर्नमेंट, आपको नागरिकता देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। ओके, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इस क्लास के या इस वीडियो को जो भी बच्चे देखने वाले हैं उनको ये पता चल गया आखिरकार ये नागरिकता होता क्या है और नागरिकता के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा प्रेजेंट का मुद्दा चल रहा है, CAA। आप लोगों ने बहुत टाइम से ये अक्सर न्यूज़पेपर में या बीच बीच में प्रोटेस्ट भी चले थे तो सुना होगा CAA, बार बार आपके कानों में ये शब्द आ रहा होगा। आखिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या? अब हमारी केंद्र सरकार कहती है कि अब हमें इलीगल माइग्रेंट्स पे तो रोक लगानी है। कैसे रोक लगाए भाई? बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कुछ ऐसे हिंदूज हैं जो कि हिंदूज का मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। हिंदूज का मतलब है जो बौद्ध धर्म से है, क्रिश्चियन से है, पारसी है, जैन है, हिंदू है, सिख है, वो सब हिंदू के अंदर आते हैं। वो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहते थे, वहां उनका परसिक्यूशन हुआ, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, इसीलिए वो लोग भागकर इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया
इंडिया में आके उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। अब इससे देश की भी सिक्योरिटी का इशू आता है। तो भारत सरकार ने कहा कि हम एक कानून लेकर आते हैं कि आप अगर मुस्लिम देश में, इस्लामिक देश में अत्याचार हो रहा है और आप भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक सेकुलर है, भारत किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता है, और आप भारत में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप सीए के थ्रू आ सकते हैं। तो सीए के थ्रू जो भी इस्लामिक देश हैं भारत के अड़ोसी पड़ोसी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये इस्लामिक देश में जो प्रताड़ित हिंदू हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब उन्हें इलीगल माइग्रेंट, मतलब जो कहते हैं ना गैर कानूनी प्रवासी, ये बनने के इस स्टेटस की जरूरत नहीं है। उन्हें बाय नेचुरलाइजेशन जो 12 साल 10 साल में नागरिकता मिलती थी, अब उसे कम करके 5 साल कर दिया है। मतलब आप भारत में 5 साल विद अच्छे करेक्टर के साथ रहते हैं तो आपको भारत में नागरिकता दी जाएगी और आप भी पूरे सम्मान से रहिए। और ऐसा भारत सरकार ने इसीलिए डिसीजन उठाया क्योंकि अगर हम डेटा, फैक्ट ऑन फिगर की बात करें तो पाकिस्तान में जो पार्टीशन के टाइम पर हिंदू थे उनकी संख्या 2.5 से 3% थी, जो लगातार कम होती जा रही है। इसका मतलब उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है। और जो मुस्लिम भारत में थे उनकी संख्या भी अप्रोक्सीमेटली 3% थी, जो कि बढ़कर 16 से 18-19% आज वर्तमान में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये देश खुशहाल है, ये देश फल फूल रहा है, तभी तो आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि जनसंख्या हमेशा बढ़ती है जहां पर खुशी होती है, जहां पर फलते फूलते हैं। जहां पर हॉस्टिलिटी होती है, अत्याचार होता है, वहां जनसंख्या उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती है, क्योंकि वहां पे कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सब के सब स्वतंत्र है, सबको भारत ने सुरक्षित रखा हुआ है। परंतु हाँ, फिर भी मैं ये चीज कहूंगी कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो भारत में भी कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जिस पर सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे हुए हैं। परंतु अगर हम उन सब चीजों को हटा दें तो उसके अलावा भारत अपने सेकुलर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मान मर्यादा को बहुत अच्छे से बना के रखा है। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारे मेंटरशिप से आपकी प्रिपरेशन बेटर होती है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।